गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्पेस एकेडमी में। मैं मोनू सिंह शकरवार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का 3rd चैप्टर, भारत में उद्योग। देखिए, चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि उद्योग भारत में किस प्रकार से स्थापित किए गए हैं और कौन कौन से उद्योग भारत में स्थापित हैं और उद्योगों के कितने प्रकार हैं, कौन से उद्योग को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, कौन सा उद्योग किस कच्चे माल पर निर्भर है। तो ये आपको पहले ही पता चल चुका होगा। और जहाँ तक है, आप इतना तो खुद ही जानते होंगे कि भारत में जो उद्योग स्थापित हैं वो सारे उद्योग कहीं ना कहीं किसी न किसी कच्चे माल पर भी निर्भर होते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान पाठ 3, भारत में उद्योग। तो अब हम इस चैप्टर में जानेंगे कि भारत में कितने प्रकार के उद्योग किस तरह से स्थापित किए गए हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन सा उद्योग धंधा प्रारंभ हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपनी फेयर कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। फेयर कॉपी में नोट करने की अपेक्षा आप वीडियोज़ को बार बार अगर देखेंगे या बार बार इसे रिपीट करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको याद भी हो जाएंगे। क्योंकि आने वाली जो परीक्षा होगी वो नेक्स्ट 2021 में होगी आपकी 10वीं क्लास के सभी बच्चों की परीक्षाएं। चूँकि लॉकडाउन की वजह से इस बार की परीक्षाएं तो कुछ हो पाई और कुछ नहीं हो पाई, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से आप अपनी पढ़ाई को व्यर्थ नहीं कर सकते। तो लॉकडाउन को देखते हुए हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लास भी प्रारंभ की गई हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट 10th क्लास के और समझाए जाएंगे। इन्हें आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करके रख सकते हैं और समय समय पर याद करते रहें, जिससे कि ऑफ़लाइन क्लास जब चालू होंगी तो आपको ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। और ऑफ़लाइन क्लास कब से प्रारंभ होंगी ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई। भारत में एक औद्योगिक नीति बनाई गई थी, उसकी घोषणा की गई थी भारत सरकार द्वारा। तो वो कौन सी सन में की गई थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको एक चॉइस करना है, जिसका उत्तर दिया गया है नीचे 1948 में। तो आप चाहें तो इसका डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं या 4 ऑप्शन लिख के इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरे नंबर का आता है आपका, भारत में सूती वस्त्र की राजधानी क्या है। भारत में सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा कहाँ बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा अपना मुंबई। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अपना, भारत में नोट छापने के कागज़ बनाने का कारखाना। भारत में नोट छपते हैं तो इसका जो कागज़ बनता है वो कहाँ बनता है, किस स्थान पर बनता है, तो उसका स्थान होगा अपना, देखो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सबसे जो लास्ट वाला उत्तर है होशंगाबाद। तो यहाँ पर अपने नोट छापने का जो कागज़ है वो बनाने का कारखाना है। उसके अलावा प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित उद्योगों में सबसे अधिक वायु प्रदूषण किसमें होता है। सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण किससे होता है ये आप देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो वायु प्रदूषण होता है वो होता है रासायनिक उद्योगों से, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कई फैक्ट्रीज़ हैं जिससे केमिकल्स निकलते हैं और धुआं निकलता है, जिससे वातावरण काफ़ी दूषित होता है। तो इसके वायु प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी होता है। और रासायनिक जो उद्योग हैं उनसे केमिकल्स गैस हैं, कई मीथेन वगैरह हैं, कई हानिकारक गैसें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हैं। ये सारी जो गैसें हैं वो अगर इन्वायरमेंट में मिला दी जाएँ, अगर मानो आपको ही किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और उसमें धुआं छोड़ दिया जाए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का काम करेगा, तो आपकी 10 से 15 मिनट में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा जो खतरनाक उद्योग हैं वो कौन से हैं, रासायनिक उद्योग, जिनसे सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, मध्य प्रदेश लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना का वर्ष। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओटी सबसे ज़्यादा आती है। मध्य प्रदेश लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की जो स्थापना है वो कौन से वर्ष में की गई थी, 1984 में। 1984 से जुड़ा हुआ एक मसला और है, अगर आपको याद हो तो भोपाल में 23 दिसंबर 1984 में गैस कांड हुआ था, याद हो आपको तो इसके जरिए आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। अब आते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इनमें ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इनको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, उद्योग किसे कहते हैं। अब आप लोग इसे अच्छे से जानते होंगे कि उद्योग क्या है, किसे कहते हैं उद्योग। देखिए, मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य उद्योग कहलाता है।
उद्योग वह एक सिस्टम है जिसमें अपन किसी चीज़ को बनाने का काम करते हैं। जैसे मोबाइल बनाने की जो कंपनियां हैं वो एक उद्योग कहलाती हैं। जैसे आप अगरबत्ती बनाने का कारखाना खोलते हो वो भी एक उद्योग कहलाता है। हालांकि उद्योगों में कई प्रकार होते हैं, वो हम आगे आपको स्लाइड में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लें कि उद्योग होता क्या है। तो उद्योग में मोबाइल बनाने की कंपनियाँ, ईयरफोन बनाने की कंपनियाँ, रजिस्टर बनाने की कंपनियाँ, लैपटॉप बनाने की कंपनियाँ, जिसमें जो सामान मैन्युफैक्चर होता है वो सब क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। उद्योग की इसी प्रक्रिया में मानव कच्चे माल का उपयोग कर श्रम शक्ति व तकनीकी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार पक्का माल तैयार करता है। देखिए उद्योगों में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है कच्चा माल। जैसे मानो आपको फर्नीचर बनाना है तो सबसे पहले आप उसके लिए कच्चा माल लेके आओगे। वो कहाँ से लाओगे? जंगलों से लकड़ी लाओगे, उसे ढलाई करोगे, उसे बनाओगे मज़दूरों से, श्रम शक्ति लगी हुई है उसमें, टेक्निक नई नई मशीनों के द्वारा उसे नया नया आकार दिया जाएगा, तब उसे आवश्यकता अनुसार बनाया जाएगा। तो कच्चा माल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उद्योगों को चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है अपना, कागज़ उद्योग का कच्चा माल क्या है? जैसे अपन कागज़ बनाते हैं, कागज़ बनता है, आपने देखा होगा रजिस्टर, कॉपी, पेन में। तो इनमें जो कागज़ उपयोग होता है उसका जो कच्चा माल है वो क्या है? देखिए भारतीय कागज़ उद्योग में प्रयोग होने वाले कच्चे माल निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखो, वनों से प्राप्त कच्चा माल 53%, वनों से भी कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे लकड़ी कागज़ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाँस। कृषि उपजों से मिलने वाला कच्चा माल, कृषि उपजों से भी कच्चा माल 23% प्राप्त होता है, जिससे अपन को कागज़ बनाने में। रद्दी कागज़ भी अपन को लेना पड़ता है 15%, जो अपन रद्दी बेच देते हैं पुरानी मार्केट में। अन्य प्रकार का जो कच्चा माल है उसमें कई आवश्यकता अनुसार जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वो 9% वो भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कच्चे माल के उद्योगों के लिए डिपेंड है, जिससे अपन का कागज़ बनता है। प्रश्न नंबर 3 आता है, भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा विशाल लोहा इस्पात जो कारखाना है वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रदूषण से क्या आशय है? प्रदूषण आप लोग भी जानते होंगे, किसी अच्छी स्वच्छ चीज़ को या स्वच्छ वातावरण को दूषित कर देना ही प्रदूषण कहलाता है। देखिए प्रदूषण का अर्थ, वायु, जल एवं भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अनचाहे परिवर्तन से जिससे प्राणी मात्र का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को प्रभावी तौर से हानि पहुंचती हो, उसे प्रदूषण कहते हैं। जैसे प्रदूषण वो सारी चीज़ें हैं जिससे अपन को जीवन जीने में कठिनाई होने लगे। जैसे अगर अपन बाहर निकले और अपन को गंदगी दिखी, मच्छर पैदा हो रहे हैं, गंदगी या बदबू है, वो प्रदूषण है। इसके बाद अपन रोड पर चल रहे हैं, रोड पे आने वाली सामने रोड पे अपन को गंदगी दिखाई दे रही है जहाँ मच्छरों की पैदावार ज़्यादा है, मरे हुए जानवर पड़े हुए हैं, तो ये भी एक तरीके से प्रदूषण ही है। तो वो सारी चीज़ों को अपन प्रदूषण ही कहते हैं, राइट। अगला देखेंगे, अब आते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न में जो प्रश्न आया है वो ये है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? निजी उद्योग, सरकारी उद्योग, सहकारी उद्योग और मिश्रित उद्योग। अब इनमें देखो कैसे कैसे होता है। निजी उद्योग कौन से होते हैं? इस प्रकार के उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं। जैसे निजी उद्योग वो उद्योग हैं जिन्हें अपन स्वयं अपने घर पे प्रारंभ करते हैं, वो निजी उद्योग। सरकारी उद्योग वे उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं, जैसे लिमिटेड कंपनियां हैं, सरकार की योजनाओं के अनुसार जो प्रारंभ होते हैं उद्योग, उन्हें अपन कौन से उद्योग कहते हैं? सरकारी उद्योग। सहकारी उद्योग जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं, जो सहकार के स्वामित्व में होंगे वो कौन से होंगे? सहकारी उद्योग। मिश्रित उद्योग जो 2 या 2 से अधिक स्वामित्वों के आधार पर निर्मित किए जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं मिश्रित उद्योग, राइट। इन्हें आप फेयर कॉपी में साथ ही साथ नोट करते चलें। और याद करने का सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप एक वीडियोज़ को कई बार देखें, सुने, ईयरफोन लगा के सुने, ताकि ये क्वेश्चंस आपके कानों में गूंजेंगे और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। क्योंकि ये मेरा खुद का फंडा है याद करने का। मैं इसी तरीके से कोई भी जो मैटर है याद करने का, मैं इसी तरीके से याद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? अब अपन देखेंगे, देखिए कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कृषि आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पादन से प्राप्त होता है। जैसे सूती वस्त्र का उद्योग है, तो सूती वस्त्र बनाने के लिए अपन को जो माल प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलता है? कच्चा माल कृषि से। तो ये अपना कच्चे माल के आधार पर पहला उद्योग हो गया, कृषि आधारित उद्योग। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। खनिज जैसे लोहा इस्पात उद्योग वगैरह, खनिज खदानें होती हैं, वहाँ से जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो खनिज आधारित उद्योग हैं। वन आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। जैसे कागज़ उद्योग, कागज़ उद्योग के लिए बांस वगैरह अपन वन से प्राप्त करते हैं।
तो ये अपना कौन सा उद्योग हो गया, वन आधारित उद्योग। ये तीनों उद्योग कच्चे माल पर ही आधारित होते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों कहलाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से याद करें क्योंकि आने वाले जो पेपर में ये प्रश्न 99% लगभग पूछा ही जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अपन करते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, क्या वजह है, आधारभूत होता क्या है। देखिए सबसे पहले तो उसका अर्थ समझिए कि आधारभूत क्या होता है। आधारभूत शब्द का अर्थ है किसी भी चीज़ को प्रारंभ करने के लिए जो उसका बेस होता है उसे अपन आधार कहा जाता है। देखिए कैसे कि अगर अपन आज मकान बनाने के लिए कोई भी सामान लेके आएंगे तो लोहे की सारी चीज़ें लगेंगी लगभग। उसके बाद अपन बैग लेते हैं उसमें भी लोहे का इस्तेमाल है, टीवी लेते हैं लोहे का इस्तेमाल, बेंच बनवाएंगे लोहे का इस्तेमाल, बाइक लेंगे लोहे का इस्तेमाल, कार लेंगे लोहे का इस्तेमाल। घर में सारी चीज़ें इस संसार में उपयोग में लाने वाली सभी चीज़ों का जो आधार है वो क्या है, लोहा। क्योंकि मानव निर्मित या मानव के द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु में लोहे का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, कहीं ना कहीं उसमें लोहे का उपयोग जरूर होता है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा गया है क्योंकि प्रत्येक उद्योग का आधार जो है लोहा है। देखिए देश के आर्थिक विकास के लिए लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास आवश्यक है। इस उपयोग की गणना महत्वपूर्ण उपयोगों में की जाती है। यह किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ होता है। यह आधुनिक औद्योगिक ढांचे का आधार और राष्ट्रीय शक्ति का मापदंड है। लोहा इस्पात उद्योग का उपयोग मशीनें, रेलवे लाइनें, यातायात के साधन, रेल, पुल, जलयान, अस्त्र शस्त्र एवं कृषि यंत्र आदि बनाने में किया जाता है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम बंगाल में कागज उत्पादक केंद्र किन किन स्थानों पर हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में अपने यहाँ जो कागज उत्पादन होता है वो कौन कौन सी जगह हैं। देखिए सबसे पहले उत्पादन केंद्र हैं टीटागढ़, रानीगढ़, नेहाटी, कोलकाता, काकीनाड़ा, बड़ानगर, शिवराफुली आदि। इन जगहों पर पश्चिम बंगाल में कागज बनाने का उद्योग स्थापित है। पश्चिम बंगाल का कागज उद्योग में राष्ट्रीय उत्पादन का 40% योगदान रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वनोपज आधारित कुटीर व लघु उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता बताइए। देखिए वनों से जो वन की जो उपज है उस पर आधारित कुटीर व लघु उद्योग अपन को समझने हैं। देखिए कौन कौन से हैं। वनों में रहने वाले हमारे वनवासियों एवं गाँव में रहने वाले ग्रामीणों के क्षेत्र में उद्योग धंधों की कमी है। इस कमी को वनोपज आधारित लघु और कुटीर उद्योगों को प्रारंभ कर दूर किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और लोगों की आय व जीवन स्तर में वृद्धि होगी। देखिए वनों में रहने वाले जो वनवासी हैं और गांव में रहने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग धंधों की कमी है वहाँ, तो अपन को क्या है कि इस कमी को वनोपज आधारित लघु और कुटीर उद्योगों को प्रारंभ कर दूर किया जा सकता है। जैसे अगर उन्हें परमिशन दे दी जाए तो वो वनों से लकड़ियाँ काट के और कई वस्तुएं बनाकर मार्केट में बेचेंगे तो उनकी आय बढ़ेगी, तो उनका जो जीवन स्तर है उसमें काफ़ी सुधार आएगा। तो ये वनोपज आधारित कुटीर व लघु उद्योगों की स्थापना की आवश्यकताएँ हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं अब अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें देखेंगे सबसे पहला प्रश्न आता है, भारत में उद्योग कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करना है। देखिए भारत में उद्योग कई प्रकार के हैं। सबसे पहले स्वामित्व के आधार पर, जो अपन ने अभी पीछे पढ़ा था, आप वीडियो को बैक देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि स्वामित्व के आधार पर लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1। तो ये स्वामित्व के आधार पर उद्योग हो जाएंगे। उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, आधारभूत उद्योग और आकार के आधार पर। देखिए आधारभूत कौन से होते हैं, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं। इनके उत्पादन अन्य उद्योगों की निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। देखिए पहले लोहा बना, लोहा से बनने वाली अन्य वस्तुएं होंगी, तो एक उद्योग से दूसरा उद्योग भी निर्भर है। उपभोक्ता उद्योग, वे उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काम आते हैं, वस्त्र, चीनी, कागज। देखिए उपभोक्ता के जो उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे अपन को रोज़ जीवन में जो यूज होने वाली चीज़ें हैं, जैसे शक्कर, लोहा, चीनी, वस्त्र, ये सारी चीज़ों का जो उद्योग होंगे वो कौन से होंगे, उपभोक्ता उद्योग। अब नंबर 3 आता है अपना आकार के आधार पर। इस आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बृहद उद्योग, उद्योगों इकाई जिनमें पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक होता है। देखिए बृहद उद्योग कौन से हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं,
उनकी पूंजी निवेश, जैसे अपन कोई धंधा शुरू करते हैं तो उसमें अपन 10 रुपये लगाते हैं, 20 रुपये लगाते हैं, 10,000 लगाते हैं, तो उन्हें अपन आकार के आधार पर बांट देते हैं। तो ऐसे ही बृहद उद्योग है जिसमें अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 करोड़ रुपए या उससे ऊपर का, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। मध्यम उद्योग कौन कौन से होंगे? जिन उद्योगों में पूंजी का जो निवेश है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में रहेगा, वो होंगे चमड़ा उद्योग, ठीक है। लघु उद्योग कौन से होते हैं? जिनमें पूंजी निवेश 2 से 5 करोड़ रुपए होता है, जैसे लाख जंगलों से प्राप्त। कुटीर उद्योग कौन से होंगे? जिनमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है तथा परिवार के सदस्यों से ही सहायता से चलाए जाते हैं। कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने पर या ग्रामीण उद्योग तथा नगर में स्थित होने पर नगरीय कुटीर उद्योग कहे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा चाट के ठेले लगते हैं तो इसमें लगभग घर के ही सारे सदस्य इस उद्योग धंधे में काम करते हैं, तो इन्हें अपन बहुत छोटा या कुटीर उद्योग के नाम से जानते हैं। अगला देखेंगे तैयार माल की प्रकृति के आधार पर। इस आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भारी उद्योग और हल्के उद्योग। जिनमें भारी वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे मशीन वगैरह हैं, ट्रैक्टर, तो ये अपने भारी उद्योग में आते हैं। और एक होता है हल्के उद्योग, जिनमें दैनिक जीवन के उपयोग की छोटी छोटी वस्तुएं निर्माण किया जाता है, जैसे खिलौना है, सुई वगैरह, तो ये अपने क्या हो जाएंगे? हल्के उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योग देखेंगे तो उसमें अपना आ जाएगा लघु उत्तरीय। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाया था अभी, उसे आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। अगला देखेंगे भारत में लोहा इस्पात उद्योग किन 4 चरणों में केंद्रित है और क्यों? देखिए लोहा इस्पात उद्योग जो है मुख्यतः 4 चरणों में केंद्रित है। नंबर 1 प्राचीन काल में, सबसे पहले देखो इसका जो इंट्रोड्यूस है वो पढ़ लेंगे। प्राचीन काल में भारत में यह लघु उद्योग के रूप में था। बृहद पैमाने का भारत का प्रथम लोहा इस्पात कारखाना सन 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा झारखंड राज्य के साकची नामक स्थान पर खोला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस उद्योग के क्रमबद्ध व तीव्र विकास के प्रयास किए गए। यह उद्योग सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों में विकसित हुआ। भारत सरकार ने इन उद्योगों में समन्वय स्थापित करने हेतु स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक संस्था है। ये 4 प्रकार के हैं, देखिए 4 केंद्रों में स्थित है। नंबर 1 कोयला क्षेत्रों में स्थित इस्पात केंद्र बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर तथा बोकारो। दूसरा लौह अयस्क क्षेत्रों में स्थित इस्पात केंद्र भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर और चंद्रपुर लौह अयस्क खानों के समीप स्थित हैं। कोयला व लौह अयस्क के बीच जोड़ने वाले परिवहन सुविधा प्राप्त स्थानों पर स्थित इस्पात केंद्र जमशेदपुर, तटीय सुविधा स्थल पर स्थित इस्पात केंद्र विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इन्हें आप फेयर में नोट करें और याद करें। देखिए ये दिया गया है कारखाने का नाम, स्थान, राज्य, विशेष, किसके बारे में क्या विशेषता है। देखिए तो ये आप चार्ट को नोट कर सकती हैं, इस चार्ट को आप नोट करके अपने उसमें ज़रूर बनाएं। अगला देखेंगे भारत में कागज़ उद्योग के उत्पादन व विपणन क्षेत्रों का वर्णन करना है। देखिए भारत में कागज़ उद्योग कहाँ कहाँ होता है। देश के सामाजिक आर्थिक विकास में कागज़ उद्योग की अहम भूमिका है। वन आधारित उद्योगों में कागज़ को सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक सफल कारखाना 1716 में तमिलनाडु राज्य के ट्रंकुबार नामक स्थान पर स्थापित हुआ था। आप इसे अच्छे से नोट करते जाएं क्योंकि आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। उद्योगों का केंद्रीकरण, औसतन 1 टन कागज़ बनाने के लिए 2.38 टन बांस की आवश्यकता पड़ती है। अतः भारत में इस उद्योग का केंद्रीकरण कच्चे माल के प्राप्त स्थलों के निकटवर्ती ऐसे भागों में हुआ है जहां उद्योग की स्थापना हेतु अन्य आवश्यक भौगोलिक कारण जैसे समतल धरातल, परिवहन के साधन, कुशल श्रम व शक्ति के साधन उपलब्ध हैं। भारत के प्रमुख कागज़ उद्योग केंद्र निम्नलिखित हैं। देखिए ये कागज़ उत्पादन केंद्रों के जो चार्ट है वो ये दिया गया है, इसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं और अपनी फेयर में नोट कर लें। अगला, अन्य कागज़ उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, केरल, बिहार, झारखंड आदि प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ का कारखाना स्थापित है। कागज़ का उत्पादन भारतीय कागज़ उद्योग करीब 1 सदी से अस्तित्व में है और इसने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के कागज़ उत्पादन में 35 गुना वृद्धि हुई है। देश में करीब 850 मिले हैं। भारतीय कागज़ उद्योग में 3 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार जबकि 10 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिले हुए हैं। मतलब देखिए कागज़ उद्योग से भारतीय लोगों को कितना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितना रोजगार मिला हुआ है।
देश के सभी प्रकार के कागज़ व गत्ते का उत्पादन 1950-51 में 116,000 टन था, जो 2014-15 में बढ़कर 41-30,000 टन हो गया। काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। देखिए, हमारे देश में कागज उत्पादन की तुलना में कागज की मांग बहुत बड़ी है, अतः इस उपयोग में तीव्र विकास अपेक्षित है। देखिए, अगला आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान का वर्णन करिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ये आप लोग भी जानते होंगे। अभी आपने लॉकडाउन में भी देख लिया होगा कि जब सरकार के सारे धंधे बंद हो गए तो अर्थव्यवस्था काफ़ी गिर गई, जिसका कारण सरकार को मजबूरी में कई ऐसे उद्योग धंधे हैं जिन्हें चालू करना पड़ा, जैसे कि दारू और अन्य कई धंधे हैं। तो देखिए क्या प्रभाव है। औद्योगिक आयोग के अनुसार ईसा से पूर्व में भारत एक औद्योगिक राष्ट्र था। भारत में निर्मित मलमल, रेशमी वस्त्र, आभूषण आदि विदेशों को निर्यात किए जाते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ के परंपरागत कुटीर उद्योग भी भारी हानि हुई। इस कारण देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का स्थान धीरे धीरे सीमित होता गया और भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो गई। भारत 2018 पृष्ठ 336 पृष्ठ 336 का अर्थ, इसका ये आंसर नहीं है। इसकी डिटेल्स मैं आगे आपको स्लाइड में नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल्स ना देते हुए सिर्फ प्रश्न नोट कर दिया है। अगला देखिए, आर्थिक समीक्षा 2014-15 में A90 रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के आर्थिक विकास हेतु औद्योगिक विकास की आवश्यकता का अनुभव किया गया। सन 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना हुई। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के औद्योगिक विकास हेतु चरणबद्ध उद्देश्य निर्धारित किए गए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के विकास से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए। देखिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का अगर विकास हुआ तो अपन को जो लाभ हुए वो कौन कौन से हुए ये देखेंगे। उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई और जीवन स्तर उन्नत होता गया। जब उत्पादन होगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है, साथ ही मानव संसाधन भी पुष्ट होते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा पूंजी का निर्माण होता है। उद्योगों के विकास से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों कृषि, खनिज, परिवहन आदि में प्रगति होती है। अनुसंधानों को बल मिलता है तथा तकनीकी विकसित होती है। भारत में सकल घरेलू उत्पादन में विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है। ये थोड़ा सा दब गया है, इसमें आप लिख लें, विभिन्न उत्पादक के क्षेत्रों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, औद्योगिक प्रदूषण पर प्रकाश डालिए। देखिए, प्रदूषण किस किस प्रकार के होते हैं ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, 8th में 9th में काफ़ी किताबों में आता है। अब इसे एक बार गहराई से पढ़ लें। औद्योगिक प्रगति ने अर्थव्यवस्था को विकसित और उन्नत बनाने में जहां अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संबंधी ऐसी कठिनाइयों को जन्म दिया है जो आज विकराल रूप से हमारे समक्ष खड़ी हैं। कई विषैली गैसों के कारण हमारे वातावरण को भी प्रदूषण के दायरे में मोड़ दिया गया है। देखेंगे, पहला है वायु प्रदूषण। औद्योगिक कारखानों की चिमनियों के कारण निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। विभिन्न उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की मात्रा एवं प्रकृति उद्योगों के प्रकार, प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल, निर्माण आदि पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से कपड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग, धातु उद्योग, तेल उद्योग आदि से जो गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धूल आदि कण विषैले तत्व वातावरण में मिल जाते हैं और हमारी वायु को प्रदूषित करते हैं। अगला देखेंगे, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। जल हमारे जीवन का आधार है, जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए अगर जल को प्रदूषित कर दिया जाएगा तो हमारा जीवन स्तर नरक बन जाएगा और हमारी मृत्यु तय है। इसके कारण कारखानों का कूड़ा करकट नदियों और जलाशयों में बहा दिया जाता है, जैसे कागज़ और चीनी मिलें, दाल, चमड़ा साफ़ करने के लिए कारखानों में कूड़ा करकट भूमि जल प्रदूषित होता है, क्योंकि कूड़े कचड़े का जो अंश रिस कर भूमिगत जल में मिल जाता है और जल को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। भूमि प्रदूषण देखिए, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो औद्योगिक जो कचड़े हैं, रासायनिक केमिकल्स वगैरह हैं, इन्हें अगर ज़मीन पर डाल दिया जाएगा और ज़मीन से जो जुड़े जो चारागाह वगैरह हैं, तो वो अगर जानवर उसे खाएंगे और उनका दूध अगर हम पिएंगे और उनके दूध का इस्तेमाल मानव जाति करेगी तो उसका सीधा असर मानव जाति पर पड़ेगा। भूमि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण पर थे देखेंगे।
इसे मृदा प्रदूषण भी कहते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट का भूतल पर फैलाव भूमि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। इस प्रकार के अपशिष्ट में अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से घटित नहीं होते हैं तथा इनका प्रकृति में पुनः चक्रीकरण नहीं होता है। इससे भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ध्वनि प्रदूषण देखेंगे। मानव के कानों में भी ध्वनि को साधारणतः ग्रहण करने की एक सीमा होती है। वास्तव में शोर वह ध्वनि है जिसके द्वारा मानव के अंदर अशांति व बेचैनी उत्पन्न होने लगती है। इसी को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप बाज़ार या कहीं सैर करने जाते हैं तो आपके कानों पर ट्रैफिक की जो आवाज़ें हैं अगर तेज़ी से चारों तरफ से आपके कानों पर आएँ तो आपके सिर में अचानक से दर्द और घबराहट टाइप से होने लगती है और एक पल लगता है इसे शांत किया जाए। तो ये ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। और लोग बहरे भी हो जाते हैं और कानों संबंधी कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आगे देखेंगे। ध्वनि प्रदूषण हो गया। वायु प्रदूषण को देखेंगे। कारखानों की चिमनियों से ऊंचाई बढ़ाकर उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसें प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि जो चिमनियाँ हैं उनकी ऊंचाई काफ़ी बढ़ा दी जाए जिससे कि उनके निकलने वाले हानिकारक जो गैसें हैं उनका प्रभाव धरती पर कम रहेगा। कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जैसे कि सौर ऊर्जा वगैरह। औद्योगिक इकाई की स्थापना से पूर्व ही प्रदूषण अनुमान लगाकर उसको नियंत्रित करने के साधन जैसे वनस्पति आवरण आदि कारखाना परिसर में विकसित किया जाना चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण भी लगाए जाने चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय देखेंगे। जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। देखिए कैसे। उद्योगों में प्रयोग किए गए जल के उपचार की व्यवस्था कारखाने की स्थापना के साथ ही की जानी चाहिए। रासायनिक उद्योगों जो कि जल को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं को जलाशयों व नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। उसके बाद भू विसर्जित जल की जो प्रशासनिक निगरानी होनी चाहिए। भू प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय देखेंगे। अब औद्योगिक संस्थानों को अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार किए विसर्जित करने से रोका जाना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्टों के निक्षेपण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अपशिष्ट निक्षेपण खुले स्थानों पर नहीं होने चाहिए। अपशिष्टों को आधुनिक तकनीक से जलाकर उसे उत्पन्न ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे देखिए हॉस्पिटल से जो गंदे कचड़े निकलते हैं, कपड़े निकलते हैं, ग्लिप्स निकलते हैं, इंजेक्शंस, सिरेंज जो निकलता है तो उसे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं डाला जाना चाहिए बल्कि उसे जलाकर ऊर्जा के रूप में उसे उपयुक्त भी किया जाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय। औद्योगिक इकाइयों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। जो औद्योगिक इकाई हैं जो ध्वनि प्रदूषण कर रही हैं उनको शहर से काफ़ी दूर और मशीनों में अगर कोई खराबी आती है उसे तुरंत सही कराया जाए ताकि उसकी आवाज़ कम हो। समय समय पर उसकी ग्रीसिंग ऑयलिंग की जानी चाहिए ताकि मशीनों की आवाज़ कम हो। रख रखाव सही ढंग से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनकी जो आवाज़ है वो काफ़ी कंट्रोल रहे। अब अपन देखेंगे मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों में कुटीर व लघु उद्योगों की स्थापना हेतु सुझाव। देखिए मध्य प्रदेश में वन संपन्न प्रदेश हैं अतः इन क्षेत्रों में कुटीर व लघु उद्योग की स्थापना करने हेतु कुछ प्रयास अनिवार्य हैं। यहाँ कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए कार्यस्थल की व्यवस्था। उद्योग को चलाने के लिए उपयुक्त कार्यस्थल की व्यवस्था वनवासी स्वयं नहीं कर सकते अतः इसकी व्यवस्था सहकारी समितियों शासन द्वारा आर्थिक सहायता से की जानी चाहिए। जैसे ही वित्तीय सुविधा है भाई तो उद्योग कोई सा भी लगाया जाए कम से कम अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। आदिवासी वनवासियों को इसका अभाव होता है अतः प्राथमिक सहकारी समितियों के द्वारा ऋण आपूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। तकनीकी सहायता देनी चाहिए। टेक्निक तो क्षेत्रीय उद्योगों की जो आवश्यकता को देखते हुए तकनीशियनों की उपलब्धता भी कराई जानी चाहिए। विज्ञापन की व्यवस्था भी वही प्रचार नहीं होगा जब तक वो धंधा आगे सक्सेस कैसे होगा तो उसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी है। विपणन की व्यवस्था। वनोपज आधारित कुटीर एवं लघु उद्योग उसी शर्त पर सफल हो सकते हैं जबकि उनके उत्पादों की बिक्री उचित व्यवस्था हो, माल के बिकने से आय की प्राप्ति हो। इसके लिए मेले व प्रदर्शनियों के साथ साथ इनके सहकारी बिक्री स्टोर आदि भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आज का अपन चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। ये आपका तीसरा पार्ट सामाजिक विज्ञान का समाप्त हो गया है। लेकिन हाँ एक बात और है जो मैं आपको बता दूं कि तीसरे पार्ट से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं जिन्हें हम अगले वीडियोज़ में आपको देंगे और उसका जो फ्रंट होगा उसका नाम होगा पार्ट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उस वीडियो को भी आप बिल्कुल देखें क्योंकि वो पार्ट 3 के ही कुछ प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। लगभग पूछे ही जाते हैं क्योंकि इन प्रश्नों से पार्ट 3 अपना कंप्लीट नहीं होता है। और भी अपने जो प्रश्न होंगे वो पार्ट 3 कुछ छूटे हुए प्रश्न करके और आपको स्लाइड के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हाँ एक बात आप विशेष ध्यान रखें
कि यदि आपको इस चैनल से लाभ मिल रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली जो वीडियो होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। और जो दोस्त आपके पढ़ना चाह रहे हैं 10th क्लास में, आपके गांव में हैं, पड़ोस में हैं या अन्य क्षेत्रों में हैं जहां शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर है या सही से नहीं हो पाता है, तो वहां आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो अपने स्टडी को बरकरार रख पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।